राहुल शर्मा 40 वर्ष की आयु के बेंगलुरु में एक इंटरनेट कंपनी में कई वर्षों से काम कर रहे थे। हालांकि उनकी आय स्थिर थी, उनका जीवन नीरस था और उसमें जोश की कमी थी। वह शहर के शोरगुल और जटिल मानवीय संबंधों से थक चुके थे और उनके दिल में हमेशा एक साहसिक और स्वतंत्र जीवन की चाहत थी। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और रूस के विशाल साइबेरिया में एक नया जीवन खोजने का फैसला किया। मैं उन जगहों को देखना चाहता हूं जो वास्तव में प्राचीन और अछूती हैं, राहुल शर्मा ने सोचा। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना वीजा बनवाया, मॉस्को के लिए अपनी उड़ान बुक की और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलविदा कहा। मॉस्को पहुंचने के बाद राहुल शर्मा कुछ समय के लिए रुके। साइबेरिया की अपनी साहसिक यात्रा के लिए आवश्यक विभिन्न कागजी कार्रवाई पूरी की और सामान खरीदा। रूस एक विशाल देश है और साइबेरिया विशेष रूप से कम आबादी वाला है। राहुल शर्मा ने ऑनलाइन बहुत शोध किया था और याकुत्स्क और ओयमाइकॉन, जिन्हें दुनिया के सबसे ठंडे गांव कहा जाता है, साथ ही परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों के लिए तरस रहे थे। उन्होंने एक स्थानीय गाइड खोजने और रूस के पूर्वी क्षेत्र के लिए अपनी उड़ानें सुनिश्चित करने की भी योजना बनाई। मॉस्को की भव्यता और सुंदरता ने राहुल शर्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। रेड स्क्वायर की गंभीरता, सेंट बेसिल कैथेड्रल के रंगीन गुंबद, सोवियत युग की भव्य इमारतें और आधुनिक शहरी परिदृश्य ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि राहुल शर्मा का मन यहाँ नहीं था। मुझे जल्द से जल्द साइबेरिया के जंगल में जाना होगा, उन्होंने खुद से कहा। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की और एक रूसी घरेलू उड़ान से याकुत्स्क के लिए रवाना हुए। याकुत्स्क हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही राहुल शर्मा को तुरंत ठंडक महसूस हुई। वसंत में भी साइबेरिया की हवा हड्डी जमा देने वाली थी। उन्होंने शहर में पूछताछ शुरू की, एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी की तलाश में जो जंगल की खोज की सेवाएं प्रदान कर सके। एक ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि ने उन्हें सुझाव दिया कि हालांकि ओयमाइकॉन अधिक उत्तर में है, लेकिन पूर्वी कामेना क्षेत्र अधिक दूरस्थ और प्राचीन है। उस जगह पर रूसी सुदूर पूर्व के कुछ अल्पसंख्यक जातीय समूह और जनजातियां रहती हैं। वहां का मौसम खराब है, बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर है और बिना गाइड के यह बहुत खतरनाक है। ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी। इस बात ने राहुल शर्मा की रुचि को और बढ़ा दिया। यही वह जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे एक गाइड ढूंढने में मदद कर सकते हैं? अंततः 20 घंटे की ऊबड़-खाबड़ यात्रा और एक बार गाड़ी बदलने के बाद राहुल शर्मा आखिरकार जिगान्स्क के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गए। यहां तक कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे भी नहीं पहुंचता था और स्नोमोबाइल और हेलीकॉप्टर ही कभी-कभी परिवहन के साधन होते थे। इससे अधिक दूरस्थ जगह खोजना असंभव है, राहुल शर्मा ने उत्साह से सोचा। कहा जाता है कि याकुतिया के पूर्व में स्थित कामेना क्षेत्र इतना दूरस्थ है कि मानचित्र पर सटीक स्थान खोजना मुश्किल है। वहां कुछ छोटे गांव बिखरे हुए हैं, हर गांव में कुछ दर्जन लोग रहते हैं और सर्दियों में तापमान अक्सर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं और दलदली इलाका यात्रा को बहुत मुश्किल बना देता है। इस जंगल में गहराई तक जाने के लिए राहुल शर्मा ने इवान से दोस्ती की, जो याकुत्स्क से एक स्थानीय गाइड था और अच्छी अंग्रेजी बोलता था। क्या तुम सचमुच इतनी दूरस्थ जगह पर जा रहे हो? तुम सचमुच पागल हो? इवान ने आश्चर्य से कहा। मैं पैसे के लिए तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन सच कहूं तो यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं होगी। राहुल शर्मा मुस्कुराए। मैं तो साहसिक यात्रा के लिए ही आया हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं।
अगले कुछ दिनों में उन्होंने एक साथ गर्म कपड़े, टेंट, आपातकालीन राशन, प्राथमिक उपचार किट और रेडियो तैयार किए। फिर वे एक पुरानी ट्रक में चढ़े और उत्तर पूर्व की ओर चल पड़े, ऐसी सड़कों पर जहां सड़कें मुश्किल से ही थीं। विशाल टुंड्रा और शंकुधारी जंगलों से गुजरते हुए राहुल शर्मा इस वीरान और शानदार परिदृश्य से गहराई से प्रभावित हुए। कभी-कभी उन्हें शिकारी की झोपड़ी या अस्थायी हिरण पालने वालों का शिविर मिलता था, लेकिन अधिकांश समय वहां शांति और वीरानगी थी। रात में तापमान शून्य से नीचे गिर जाता था और दिन में भी तापमान केवल 5-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। अगर मच्छरदानी न हो तो मच्छर असहनीय हो जाते थे। हालांकि अंतहीन शंकुधारी जंगल, विशाल तारों भरा आकाश और नीचे जाते सूरज से जगमगाता अकेला क्षितिज सभी मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुंदर थे। यह है साइबेरिया, राहुल शर्मा ने विस्मय से कहा। मैंने पहली बार प्रकृति की आदिमता और खतरे को वास्तव में महसूस किया। कुछ दिनों बाद राहुल शर्मा और इवान को एक छोटी पहाड़ी पर एक छोटा गांव मिला। गांव में लगभग 1 दर्जन लकड़ी के बने छोटे घर थे, जिनकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। यह एक आदिवासी गांव था, जिसकी आबादी 40 से 50 लोगों की थी। उनमें से अधिकांश लोग रूसी के अलावा अपनी मातृभाषा की बोली बोलते थे, और वे खुद को रूसी नहीं, बल्कि साइबेरिया के प्राचीन अल्पसंख्यक जातीय समूहों के सदस्य मानते थे। इवान ने समझाया कि गांव का नाम विशिन्या था और इसकी जातीय जड़ें तुर्की, मंगोल और स्लाव तत्वों का मिश्रण थीं। यह एक ऐतिहासिक रूप से मिश्रित समूह है, उन्होंने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि वे कुरिकन याकूत और इवेंकी लोगों के वंशज हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यह वास्तव में एक दूरस्थ जगह है, जहां केवल मिथक और किंवदंतियां बची हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर सिर पर दुपट्टा ओढ़े कुछ अधेड़ उम्र की महिलाओं ने राहुल शर्मा और इवान का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब इवान ने रूसी में उनसे नमस्कार किया, तो वे मुस्कुराईं और इस दूर भारत से आए पर्यटक को देखकर बहुत हैरान हुईं। उन्होंने उन्हें गर्मजोशी से गांव में आमंत्रित किया। जब राहुल शर्मा ने अनाड़ीपन से रूसी में नमस्ते कहा, तो महिलाओं ने मुस्कुराते हुए उर्रा कहा। वे एक छोटे लेकिन गर्म घर में घुस गए। लकड़ी के जलने वाले चूल्हे से चट चट की आवाज आ रही थी और दीवारों पर जानवरों की खाल लटकी हुई थी। घर में कुछ लोग इकट्ठा थे, लेकिन पुरुष कम और महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। इवान ने संक्षेप में समझाया, बीमारी, दुर्घटनाएं, भर्ती और अन्य कारणों से इस गांव में पुरुषों की संख्या हमेशा कम रही है। यह सुनकर राहुल शर्मा को कुछ चिंता हुई, लेकिन उन्होंने कंधे उचका दिए और चाय और भोजन स्वीकार किया और ग्रामीणों से बातचीत की। उस रात गांव के एक बुजुर्ग निकोलाई ने राहुल शर्मा और इवान को एक छोटे स्वागत समारोह में आमंत्रित किया। 4 युवा महिलाएं एक पंक्ति में बैठी थीं। वे सभी बहुत सुंदर थीं, पारंपरिक साइबेरियाई कपड़े पहने थीं और उनके बालों का रंग अलग-अलग था, सुनहरा, भूरा, लाल और गहरा भूरा। वे सभी 20 साल की उम्र के आसपास लग रही थीं। निकोलाई ने परिचय दिया, ये हैं स्वेतलाना, एकातेरिना, अन्ना और मारिया। ये बहनें हैं और बचपन से ही गांव में पली बड़ी हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि वे बहनें थीं क्योंकि उनके चेहरे कुछ हद तक मिलते-जुलते थे। जल्द ही सभी बहनें मुस्कुराते हुए रूसी में उनसे नमस्कार करने लगीं। इवान बीच में अनुवाद कर रहा था। राहुल शर्मा की धड़कनें तेज हो गईं। वे कितनी सुंदर हैं, उन्होंने सोचा। अगर तुम यहाँ कुछ समय रुकने की योजना बना रहे हो,
तो तुम्हें हमारी जनजातीय संस्कृति को समझना चाहिए। ये बहनें तुम्हें हमारे गांव के नृत्य और भाषा सिखा सकती हैं, निकोलाई ने सुझाव दिया। राहुल शर्मा ने शर्मीली मुस्कान दी और जवाब दिया, जैसा आप कहें। बहनें भी राहुल शर्मा को उत्सुकता से देख रही थीं, मानो वे पहले भारतीय पुरुष को देखकर आकर्षित हुई हों। उस रात राहुल शर्मा ने बहनों के साथ संक्षिप्त बातचीत की। इवान अनुवादक के रूप में कार्य कर रहा था। सबसे मिलनसार स्वेतलाना ने कहा, आप भारत से हैं। मैंने टीवी पर भारत के बारे में देखा है। एकातेरिना ने शांति से पूछा, क्या यात्रा ठीक रही? क्या आप अकेले यात्रा कर रहे हैं? अन्ना ने शर्मीली मुस्कान दी और अपनी चिंता व्यक्त की। सर्दियां आने वाली हैं, यहाँ बहुत ठंड होगी। क्या आप ठीक हैं? मारिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ राहुल शर्मा को देखा। अगले कुछ दिनों में राहुल शर्मा विशिन्या गांव में रहे और उनकी जीवन शैली का अवलोकन किया। वे आत्मनिर्भर थे, शिकार, सीमित खेती और हस्तशिल्प से भोजन प्राप्त करते थे। गांव की संरचना में पुरुषों की संख्या कम और महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। हालांकि राहुल शर्मा के मन में कोई गलत विचार नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल उन्हें शांतिपूर्ण लगा। इवान ने चुपचाप राहुल शर्मा को बताया, इस गांव की एक अनोखी प्रथा है कि कई महिलाएं एक पुरुष के साथ परिवार बना सकती हैं। यह रूसी कानून में अवैध है, लेकिन यह यहाँ की एक प्राचीन परंपरा है। उन्होंने कबूल किया। बहुविवाह पुरुषों की श्रेष्ठ स्थिति का प्रतीक नहीं है, बल्कि पुरुषों की कमी के कारण एक मजबूरी है। राहुल शर्मा ने सुना और सोचा, ऐसा भी होता है। हालांकि ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वास्तव में कुछ पुरुषों की पहले से ही 2 या 3 पत्नियां थीं। बेशक यह औपचारिक विवाह नहीं था, बल्कि पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से परिवार और सहवास संबंध स्थापित किए गए थे। राहुल शर्मा चौंक गए। यह सच है, ऐसी चीजें साइबेरिया के जंगल में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पुरुष बहुत कम हैं और उनमें से अधिकांश या तो बूढ़े हो चुके हैं या कई बार शादी कर चुके हैं। राहुल शर्मा ने सोचा, तो उन युवा महिलाओं का क्या, जो अविवाहित हैं? राहुल शर्मा ने पूछा। इवान ने जवाब दिया, यही कारण है कि गांव में बहुत सारी युवा महिलाएं हैं। ये चारों बहनें भी अभी तक अविवाहित हैं, क्योंकि यहाँ कोई उपयुक्त पुरुष नहीं है। राहुल शर्मा ने सोचा, तो ऐसा है। लेकिन उन्हें हमेशा कुछ अजीब लगा। एक और महत्वपूर्ण रहस्य था। कुछ बुजुर्गों ने सावधानी से राहुल शर्मा को बताया, हमारे कबीले की आबादी लगातार घट रही है। हमें स्वस्थ विदेशी पुरुषों के जीन की आवश्यकता है। जब इवान ने इस वाक्य का अनुवाद किया, तो राहुल शर्मा चौंक गए। यह बात मैंने अक्सर सुनी है। वे गंभीर थे। पुरुषों की कमी बहुत गंभीर है। अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो गांव जल्द ही गायब हो जाएगा। इसलिए जब कोई विदेशी पुरुष यहाँ आता है, तो हम चाहते हैं कि वह हमारी महिलाओं के साथ संबंध बनाए और बच्चे पैदा करे। इवान ने चुपचाप कहा। राहुल शर्मा भ्रमित हो गए। यह असंभव है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इवान ने कंधे उचका दिए। वे हमेशा विदेशियों या घुमक्कड़ों को इस तरह से पकड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन तुम इतने युवा और स्वस्थ दिखते हो, इसलिए उन्हें कुछ उम्मीदें हैं। बहनें भी कबीले की दुर्दशा से अच्छी तरह वाकिफ थीं। वे गांवों में पली बढ़ी थीं और पहले से ही जानती थीं कि कोई संभावित पति नहीं है। स्वेतलाना अक्सर अपनी सहेलियों से कहती थी, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पति नहीं होंगे, तो हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे और अंततः हमें यहाँ से जाना पड़ेगा।
हालांकि एक भारतीय पुरुष के आगमन ने उनकी उत्सुकता जगाई और उन्हें उम्मीद भी दी। राहुल शर्मा का मन बहुत जटिल था। मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता और न ही कई शादियां। लेकिन बहनें उनके प्रति बहुत दोस्ताना थीं, जिससे वह धीरे-धीरे डगमगा गए। जब वे रात में अलाव के चारों ओर बैठकर बातें करते थे, तो स्वेतलाना कहती थी, राहुल भाई, क्या तुम हमारे साथ नृत्य नहीं करोगे? फिर वह रूसी पारंपरिक नृत्य का सुझाव देती थी। जल्द ही चारों बहनें उनका हाथ पकड़कर उनके चारों ओर घूमती थीं और राहुल शर्मा भी उनके साथ घूमते थे। बहनों की स्पष्ट हंसी और सुंदर चेहरे ने राहुल शर्मा की धड़कनों को तेज कर दिया। एक दिन एकातेरिना उन्हें एक हस्तशिल्प कार्यशाला में ले गईं और कहा, ये हमारे खुद के बनाए हुए फर के जूते हैं, जो अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें इन्हें पहनकर देखना चाहिए। जब राहुल शर्मा ने जूते पहने तो वह चतुराई से उनके पास आईं और उनकी कॉलर ठीक करने में मदद की। जब उनकी आंखें मिलीं तो राहुल शर्मा के पूरे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना फैल गई। अन्ना का स्वभाव जिज्ञासु और शरारती था। एक दिन जब राहुल शर्मा गांव में घूम रहे थे, तो वह उनके पीछे पीछे आईं और कहा, यह जगह सचमुच बहुत सुंदर है ना? राहुल शर्मा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि सर्दियों में बर्फ से ढका परिदृश्य और भी सुंदर होगा, लेकिन तब बहुत ठंड और मुश्किल होगी। अन्ना हंसते हुए बोली, मैं जन्म से ही 0 से 40-50 डिग्री नीचे के तापमान में रहती हूँ। यही यहाँ रहने का मजा है। फिर उन्होंने राहुल शर्मा का हाथ पकड़ा और साथ में पहाड़ी पर चलने लगीं, जिससे उनकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। मारिया एक शांत और रहस्यमयी एहसास देती थीं। कभी-कभी जब राहुल शर्मा अपनी यात्रा डायरी लिख रहे होते थे, तो वह चुपचाप पास आकर झांकती थीं। जब राहुल शर्मा पूछते, क्या तुम उत्सुक हो? तो वह जवाब देती, हाँ, मैं वह देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाएं जानना चाहती हूँ। मारिया ने टूटी-फूटी अंग्रेजी और रूसी में कहा, मैं तुम्हारी भावनाएं जानना चाहती हूँ। भले ही वह कुछ न कहती, उनकी आंखें आकर्षण से भरी होती थीं। समस्या यह थी कि गांव के बुजुर्ग धीरे-धीरे एक ऐसा माहौल बना रहे थे, जिससे राहुल शर्मा को जल्द से जल्द शादी का फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, क्योंकि वह कई हफ्तों से यहाँ रह रहे थे। जब शादी शब्द आया, तो वह घबरा गए। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं बस यहाँ की संस्कृति को खोजना और समझना चाहता हूँ। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहनों के चेहरे पर निराशा थी। वे भी शायद इसकी उम्मीद कर रही थीं। राहुल शर्मा को बहुत बुरा लगा। दूसरी ओर बुजुर्गों ने विनती की, हमारे पास समय नहीं है। भले ही हमारे पास बहुत सारी युवा महिलाएं हैं, लेकिन पुरुष बहुत कम हैं। अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो गांव नष्ट हो जाएगा। यह एक सुनहरा अवसर है। हालांकि यह रूसी संघ के कानून में अवैध है, लेकिन इस दूरस्थ क्षेत्र में एक पुरुष का कई महिलाओं के साथ रहना एक परंपरा है। देर रात राहुल शर्मा ने इवान से कबूल किया, मैं बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। मुझे भारत वापस जाना है। इवान ने कहा, ठीक है, बहनें तुम्हें सचमुच पसंद करती हैं। इस पर अच्छे से विचार करो। अगर तुम चले गए तो उन्हें दुख होगा और तुम्हें भी पछतावा होगा, है ना? राहुल शर्मा कुछ देर शांत रहे। उन्हें बहनों के प्रति कुछ भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद राहुल शर्मा ने गांव से अस्थायी रूप से जाने का फैसला किया और इवान के साथ पास के एक छोटे शहर में चले गए। क्या इस समस्या को हल करने का कोई व्यावहारिक तरीका है? मुझे सलाह लेनी है। इस छोटे शहर की आबादी केवल 1000 से अधिक थी, लेकिन इसमें पुलिस स्टेशन और नगर पालिका जैसे संस्थान थे।
उन्होंने संबंधित लोगों से सलाह ली, लेकिन उन्होंने ज्यादा मदद नहीं दी। तुर्की की तरह यहाँ बहु विवाह अवैध है। यदि आप अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सावधान रहें। उन्होंने बस चेतावनी दी। राहुल शर्मा ने अंततः सोचा, शायद मैं केवल आदिवासी परंपरा के अनुसार समारोह कर सकता हूं, न कि औपचारिक विवाह। जब वह गांव लौटे तो बहनें बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थीं। उन्हें डर था कि वह अलविदा मैं जा रहा हूं कहेंगे। लेकिन राहुल शर्मा ने बहनों को बुलाया और कहा, मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं रुकूं, तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने या किसी पारंपरिक समारोह करने के लिए तैयार हूं। यह रूसी कानून में शायद संभव न हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक परिवार बना सकूं, मुझे उम्मीद है कि हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। चारों महिलाओं के चेहरे पर एक साथ राहत के भाव आए और उन्होंने कहा, सच में हमें माफ करना कि हमने तुम्हें जल्दी करने के लिए कहा। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। अहम था ही। सबसे उत्साही स्वेतलाना उछल पड़ी और चिल्लाई, उर्रा! एकातेरिना मुस्कुराई और सिर हिलाया। अन्ना ने कहा, हम बहुत खुश हैं, और तालियां बजाईं। मारिया अभी भी शांति से मुस्कुरा रही थीं। राहुल शर्मा के मन में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने सोचा, जीवन एक बार मिलता है, एक अजीब फैसला लेना भी शायद बुरा न हो। हालांकि सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। जल्द ही राहुल शर्मा के बारे में कुछ अफवाहें आसपास के क्षेत्रों में फैल गईं। कुछ रूसी जेंडरमेरी या सैनिकों ने यह खबर फैलाई कि एक अजीब भारतीय आदमी साइबेरियाई कबीले की सभी महिलाओं से शादी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ षड्यंत्र के सिद्धांत भी थे कि कुछ कंपनियां इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों का विकास करने की योजना बना रही थीं और स्थानीय निवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थीं। एक रात कुछ ऐसे लोग जो प्रशिक्षित हथियारबंद गुंडे लगते थे, ट्रक लेकर गांव में घुस आए और ग्रामीणों को धमकी दी, इस जमीन से निकल जाओ, हमने यहाँ विकास के अधिकार खरीद लिए हैं। ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन वे निहत्थे थे और प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। हथियारबंद गुंडों ने उन पर बंदूक तान दी और कहा, अपना सामान पैक करो और अभी निकल जाओ, वरना। राहुल शर्मा चौंक गए और अपनी पत्नियों की रक्षा करने की कोशिश की। गांव के पुरुष भी गुस्से में थे, लेकिन उनके पास बंदूकें नहीं थीं और वे संख्या में कम थे। घबराहट में इवान ने बहादुरी से आगे बढ़कर चिल्लाया, तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से करूंगा। लेकिन हथियारबंद गुंडों ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शिकायत करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हमने ऊपर बात कर ली है। कि तभी राहुल शर्मा ने दृढ़ संकल्प लिया, मुझे इस गांव की रक्षा करनी होगी, उन बच्चों की रक्षा करनी होगी जो जल्द ही पैदा होंगे। उन्होंने अपने पुराने आत्मरक्षा के ज्ञान को याद किया। उन्होंने गांव के कुछ पुरुषों के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया और आसपास के इलाके का उपयोग करके अचानक हमला किया। देर रात उन्होंने गांव की बत्तियां बुझा दी और पत्थरों, चाकुओं और मुक्कों से लापरवाह हथियारबंद गुंडों पर हमला किया। हथियारबंद गुंडों ने ग्रामीणों के प्रतिरोध की उम्मीद नहीं की थी और तुरंत घबरा गए। अंततः ग्रामीणों ने उन्हें सफलतापूर्वक काबू कर लिया। गोली चलने की आवाज रात में गूंजती रही, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ हथियारबंद गुंडे घायल हो गए और बाकी भाग गए। राहुल शर्मा भी घायल हुए, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं था। पत्नियों ने उन्हें गले लगाया और रोते हुए कहा, आपके बिना हम क्या करेंगे? आसपास के लोग चिल्लाए, तुम सचमुच बहादुर हो। भारतीय दामाद ने हमें बचाया।
और उन्हें अंगूठा दिखाया। हथियारबंद गुंडों को खदेड़ने के बाद गांव और अधिक एकजुट हो गया। हालांकि अभी भी कुछ लोग चिंतित थे कि ऊपर से और अधिक दबाव आ सकता है। तत्काल प्राथमिकता आने वाले प्रसव की तैयारी करना था। चूंकि चारों पत्नियां 8 महीने की गर्भवती थीं, उनके शरीर भारी हो रहे थे और उन्हें पोषण की आवश्यकता थी। पुरुष अधिक मेहनत से शिकार और पशुपालन कर रहे थे। राहुल शर्मा भी उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस बीच राहुल शर्मा ने अपने परिवार को मजबूत करने का फैसला किया। हालांकि यह रूसी कानून में अवैध था, लेकिन उन्होंने गांव में पारंपरिक अनुष्ठानों के अनुसार अपनी चारों पत्नियों से शादी कर ली थी। इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, मैं यहीं रहूंगा और बच्चों को अच्छी तरह पालूंगा। भले ही मैं अस्थायी रूप से भारत वापस जाऊं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। उनके दृढ़ संकल्प के साथ पत्नियों ने भी उन पर और अधिक विश्वास किया। प्रसव के करीब उन्हें अक्सर पीठ दर्द, सूजन और पैरों में दर्द महसूस होता था। राहुल शर्मा कहते, मैं तुम्हारी मालिश करूंगा, ज्यादा मेहनत मत करो, अच्छे से आराम करो। हर रात वह बारी बारी से उनके पैरों की मालिश करते थे और उनके पेट को धीरे से सहलाते थे। स्वेतलाना, एकातेरिना, अन्ना और मारिया सभी मुस्कुराते हुए कहती, आप कितने विचारशील हैं। क्या आपको इसकी आदत हो गई है? राहुल शर्मा शर्माते हुए कहते, नहीं, मैं भी पहली बार हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन और किताबों से सीखूंगा। अंततः अप्रैल के आसपास वसंत के करीब आने के साथ चारों पत्नियां बारी बारी से प्रसव के लिए तैयार हुईं। सबसे पहले एकातेरिना को अचानक प्रसव का दर्द महसूस हुआ और उन्हें गांव के अस्थायी चिकित्सा कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। सौभाग्य से प्रसव प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रही और उन्होंने 10 घंटे के भीतर एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। राहुल शर्मा उत्साहित होकर बोले, हम माता पिता बन गए हैं। पसीने से तर पत्नी ने खुशी से कहा, इस पल को जीने का मौका देने के लिए धन्यवाद। कुछ ही समय बाद अन्ना को भी प्रसव का दर्द महसूस हुआ। अन्ना का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा था। प्रसव प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन बच्चा पार्श्व स्थिति में था। नर्स जैसी गांव की दाई घबरा गई, लेकिन उन्होंने शांति से बच्चे की स्थिति को ठीक किया और बच्चे का सफल प्रसव कराया। काफी प्रयास के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अन्ना चिल्लाई, तुम्हारा स्वागत है प्यारे। राहुल शर्मा ने भी राहत की सांस ली। 2 दिन बाद स्वेतलाना को अचानक पेट दर्द महसूस हुआ। उन्हें चिंता हुई कि क्या उन्हें अस्पताल भेजा जाना चाहिए, लेकिन सड़कें इतनी खराब थीं कि तुरंत स्थानांतरित करना असंभव था। निराशा में उन्हें गांव में ही प्रसव कराने का प्रयास करना पड़ा, लेकिन रक्तस्राव बहुत अधिक था और स्थिति बहुत खतरनाक थी। राहुल शर्मा डर गए। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सौभाग्य से पास के शहर से एक एम्बुलेंस समय पर पहुंच गई और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर कई घंटों तक झटके खाने के बाद आखिरकार गांव पहुंच गई। उन्हें आपातकालीन उपचार मिला। स्थिति थोड़ी स्थिर हुई और फिर उन्होंने गांव में ही प्रसव जारी रखा और अंततः एक बेटे को सुरक्षित रूप से जन्म दिया। स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन किसी भी तरह मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। अंत में मारिया ने अपने शरीर का बहुत ध्यान रखा था, इसलिए उन्होंने 1 महीने बाद बिना किसी समस्या के एक बेटी को जन्म दिया। इस तरह चारों पत्नियों ने अलग-अलग समय पर बच्चों को जन्म दिया और अंततः राहुल शर्मा 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता बन गए। 40 साल की उम्र में उनके 4 बच्चे थे।
जो पूरी तरह से अप्रत्याशित जीवन था। गांव बच्चों के रोने की आवाज से भर गया था। चारों पत्नियां अपने बच्चों को दूध पिलाती थीं, एक दूसरे की मदद करती थीं और एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करती थीं। आश्चर्यजनक रूप से वे एक साथ कई बच्चों को दूध पिला सकती थीं। हालांकि साइबेरिया के सुदूर पूर्व का वातावरण बहुत कठोर था, लेकिन पूरा गांव इन बच्चों को बहुत महत्व देता था और उन्हें भोजन, कपड़े और गर्मी प्रदान करने में प्राथमिकता देता था। राहुल शर्मा ने सोचा, यही पिता होने की जिम्मेदारी है। वह बच्चों के दिन रात रोने, डायपर बदलने और अपनी पत्नियों की देखभाल करने से थक जाते थे। एक पति, चार पत्नियों और चार बच्चों का एक विशाल परिवार एक भारतीय के लिए यह अकल्पनीय था, लेकिन इस गांव में यह बहुत प्रभावी लग रहा था। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा रो रहा होता तो दूसरी पत्नी उसकी देखभाल करती, या अगर एक पत्नी बीमार होती तो दूसरी घरेलू काम संभालती। यह एक अच्छी तरह से संगठित सहयोगात्मक प्रणाली थी। वसंत और शुरुआती गर्मियों के आगमन के साथ बर्फ पिघल गई और टुंड्रा पर चमकीले छोटे फूल खिल गए। लोग यह दृश्य देखकर खुशी से बोले, वसंत भी गांव में आ गया है, क्योंकि बच्चों के कारण यहाँ जीवन भर गया है। कुछ लोगों ने राहुल शर्मा से मजाक में कहा, तुम सचमुच कमाल हो, एक साथ चार बच्चे हो गए। वह केवल शर्मिंदगी से मुस्कुरा सकते थे, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों की रक्षा करके सही किया है। इतना कहने के बावजूद सभी समस्याएं गायब नहीं हुईं। कानूनी तौर पर वे सभी वैध पत्नियां नहीं थीं और राहुल शर्मा का विदेशी दर्जा भी अस्पष्ट था। हालांकि इस दूरस्थ क्षेत्र में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती तो यह बहुत मुश्किल हो सकता था। गांव के बुजुर्गों और ग्रामीणों को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, हम अभी भी परंपरा के अनुसार रहते हैं। सरकार कुछ भी करे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन राहुल शर्मा व्यक्तिगत रूप से चाहते थे कि बच्चे बड़े होने पर उन्हें अधिक अवसर और शिक्षा मिले। वह जानना चाहते थे कि क्या उन्हें उन्हें भारत ले जाना चाहिए या किसी बड़े शहर में। लेकिन चारों पत्नियों ने कहा, हम भी बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन हमें गांव छोड़ने का मन नहीं करता। हमारे सभी रिश्तेदार और दोस्त यहीं रहते हैं। इसके अलावा हम केवल रूसी बोलती हैं और भारत में रहना मुश्किल होगा। अंततः उन्होंने कुछ वर्षों तक यहीं रहने का फैसला किया और बच्चों के बड़े होने पर भविष्य के बारे में विचार करने का। हर दिन मुश्किल था, लेकिन खुशी भरा भी। रात में वे एक साथ खाना खाते थे, फिर बच्चों को सुलाते थे और फिर राहुल शर्मा और उनकी चारों पत्नियां बातें करती थीं, या वे बारी-बारी से एक दूसरे के कमरों में समय बिताते थे। बर्तन धोना और कपड़े धोना जैसे घरेलू काम लोगों की संख्या अधिक होने के कारण बहुत कुशलता से किए जाते थे। इवान समय-समय पर कहता, हम कल शिकार पर जा रहे हैं, हमारा भोजन खत्म होने वाला है। फिर राहुल शर्मा उसके साथ जंगल में चले जाते थे। कभी-कभी राहुल शर्मा सोचते, मेरा जीवन सचमुच कितना शानदार है। एक साल से भी कम समय में मैं साइबेरिया के जंगल में चार पत्नियों और चार बच्चों का पिता बन गया हूँ। वह मुस्कुराते थे और एक खुशी का एहसास उनके मन में भर जाता था। पत्नियां बच्चों की देखभाल कर रही थीं, खुशी से हंस रही थीं और पड़ोसी भी उन्हें बधाई दे रहे थे। कह रहे थे कि उन्हीं की वजह से गांवों में इतने सारे बच्चे हुए हैं। उस पल में उन्हें सचमुच लगा कि यह वही जगह है जहां वह हैं। शांति के दिन ज्यादा देर तक नहीं चले। एक दिन स्थानीय पुलिस और अधिकारी गांव आए और पूछा,
हमें सुनने में आया है कि यहाँ एक विदेशी रहता है, उसके वीजा का क्या हाल है? और हमें यह भी रिपोर्ट मिली है कि यहाँ बहुविवाह मौजूद है। अधिकांश ग्रामीणों ने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी बहुत जिद्दी थे। यह रूसी कानून का उल्लंघन हो सकता है। उस विदेशी को तुरंत नगर पालिका में पूछताछ के लिए ले जाओ। राहुल शर्मा और उनकी चारों पत्नियां बहुत चिंतित थीं। बुजुर्गों और इवान ने मध्यस्थता की। वह केवल एक पर्यटक वीजा धारक है। विवाह केवल आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है, जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वह बस कुछ समय के लिए यहाँ रह रहा है और फिर वापस चला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भोजन और उपहार देकर उनकी चापलूसी की और दोस्ताना बातचीत की। अंततः अधिकारियों ने कहा, ठीक है, चूंकि तुमने अभी तक औपचारिक रूप से शादी पंजीकृत नहीं की है, तो वह केवल एक पर्यटक है ना? तो हम इस मामले को और नहीं देखेंगे। लेकिन बच्चों के पंजीकरण के बारे में क्या? उन्होंने एक चाल जारी रखने का फैसला किया। हम बच्चों को मां के उपनाम से पंजीकृत करेंगे और पिता को अज्ञात दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कामेना क्षेत्र में यह प्रथा संभव है। अधिकारी असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। भविष्य में कोई समस्या हो तो हमें दोष मत देना। वे अस्थायी रूप से मुश्किल से बाहर निकल आए। राहुल शर्मा बेचैन थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर बच्चों के पास वैध जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो भविष्य में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। प्रशासनिक समस्याएं अस्थायी रूप से हल हो गईं, लेकिन एक और प्रकार का तनाव उत्पन्न हुआ। गांव के कुछ पुरुषों ने असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि राहुल शर्मा नामक इस विदेशी ने सभी महिलाओं पर कब्जा कर लिया था। वैसे भी गांव में कुछ युवा पुरुष थे, लेकिन पत्नियों ने उन्हें नहीं चुना था। कुछ लोगों को लगा कि राहुल शर्मा के आगमन ने उन्हें पत्नी पाने का अवसर छीन लिया। वास्तव में उनमें से एक या दो को स्वेतलाना और एकातेरिना पसंद थीं, लेकिन उन्हें उन भावनाओं को अपने दिल में दबाना पड़ा। उन्हें लगा कि राहुल शर्मा के आने से उनकी खुशी छीन गई है। एक दिन उनमें से एक आदमी एलेक्सी नशे में था और उसने राहुल शर्मा से सीधे पूछा, तुम में क्या खास है? तुमने हमारी सारी महिलाएं छीन ली, मेरे पास एक भी नहीं है और तुम्हारे पास 4 हैं। यह बहुत अनुचित है। राहुल शर्मा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ करना, लेकिन पत्नियों ने मुझे चुना है, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। एलेक्सी गुस्से में उसे पीटना चाहता था। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा आसानी से शांत नहीं हुआ। अंततः इवान और गांव के बुजुर्गों ने मध्यस्थता की और एलेक्सी को डांटा। पत्नियों ने अपना मन बना लिया है, तुम कुछ भी करो तो भी कोई फायदा नहीं। हमें गांव के लिए एकजुट होना चाहिए। तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? एलेक्सी ने अपने मन की कड़वाहट को दबाने की कोशिश की और बुदबुदाया, फिर भी यह अनुचित है। मैं इस गांव का आदमी हूं, फिर भी मुझे अनदेखा किया गया और एक विदेशी ने सभी महिलाओं पर कब्जा कर लिया। राहुल शर्मा आगे बढ़े और ईमानदारी से कहा, मुझे माफ करना, मैं समझता हूं कि तुम्हें दुख हुआ है। मुझे उम्मीद है कि तुम पत्नियों की पसंद का सम्मान करोगे और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी खुद की खुशी मिलेगी। एलेक्सी ने सिर झुकाया और आंसू बहाए उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हुईं। एक छोटा सा संघर्ष इस तरह सुलझ गया और गांव में शांति बहाल हो गई। जब बच्चों ने अपना पहला जन्मदिन मनाया, तो गांव में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
उन्होंने साइबेरियाई शैली के पारंपरिक भोजन, भुना हुआ मांस और रोटी, विभिन्न जड़ी बूटी वाली चाय और रूसी पारंपरिक शराब वोदका तैयार की। ग्रामीण भी राहुल शर्मा और उनकी चारों पत्नियों के बच्चों के पहले जन्मदिन को एक साथ मनाने में खुश थे। राहुल शर्मा और उनकी चारों पत्नियों ने विशेष रूप से बनाए गए कपड़े पहने थे और बच्चों ने फर के शिशु कपड़े पहने थे। जब वे सभी एक-एक बच्चे को गोद में लेकर बाहर आए, तो पारंपरिक आशीर्वाद गीत गाने वाली दादी माएं खुशी से झूम उठीं। सभी ने ताली बजाई और जयकार की, यह कहते हुए कि बच्चों का रोना उनके स्वास्थ्य का प्रतीक है। राहुल शर्मा ने बारी-बारी से अपने बेटों और बेटियों को गोद में लिया और ग्रामीणों को नमस्कार किया। आप सभी को इतनी शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि बच्चे भविष्य में इस गांव की उम्मीद बनेंगे। सबसे छोटी मां अन्ना ने मजाक में कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी अपने पिता जैसी होगी। अगर उसके काले बाल और पूर्वी विशेषताएं हों, तो वह बहुत प्यारी होगी। वास्तव में सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बच्चों ने कुछ पूर्वी विशेषताएं दिखाना शुरू कर दिया था। ये बच्चे रूसी और भारतीय रक्त का मिश्रण हैं और कामेना साइबेरियाई रक्त का भी। वे एक नई मानव जाति हैं। बुजुर्ग ने धीरे से बच्चे के सिर को चूमा और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बच्चे बड़े होकर हमें समृद्धि की ओर ले जाएं। की बच्चों के जन्म के बाद जीवन और अधिक व्यस्त हो गया। डायपर बदलना, शिशु भोजन बनाना, रोते हुए बच्चों को शांत करना। राहुल शर्मा हर दिन थक जाते थे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें लगा कि यह दुनिया की सबसे कीमती खुशी है। भले ही चारों पत्नियां थक जाती थीं, वे बारी-बारी से बच्चों की देखभाल करती थीं, इसलिए वे पूरी तरह से थक नहीं जाती थीं। इसके बजाय उन्होंने सहपालन के लाभों का पूरा उपयोग किया। स्वेतलाना समय-समय पर पूछती, राहुल भाई, क्या हम भारत जा सकते हैं? एकातेरिना, अन्ना और मारिया ने भी गहरी रुचि दिखाई। लेकिन राहुल शर्मा केवल सिर हिला सकते थे और कह सकते थे, भारतीय कानून के अनुसार हमने शादी पंजीकृत नहीं की है और बहुविवाह को भी मान्यता नहीं मिलेगी। बच्चों की राष्ट्रीयता का मुद्दा भी बहुत जटिल हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि अब मैं इस गांव को छोड़ सकता हूं या नहीं। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय राहुल शर्मा ने गांव के लिए इंटरनेट कनेक्शन या उपग्रह फोन नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ धन जुटाया और कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर एक दूरस्थ संचार सुविधा स्थापित की। कुछ समय के प्रयास के बाद गांव में अंततः एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन हो गया। राहुल अब वीडियो के माध्यम से भारत में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क कर सकते थे। उनके माता-पिता अब जीवित नहीं थे, लेकिन कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे चिल्लाए, वाह! तुम साइबेरिया के जंगल में 4 मिश्रित नस्ल के बच्चों को पाल रहे हो और बहुविवाह का जीवन जी रहे हो। यह सब कैसे हुआ? राहुल शर्मा स्पष्टीकरण से थक चुके थे। उन्होंने बस कहा कि इसे स्पष्ट करना मुश्किल है, लेकिन साइबेरिया के जंगल में अभी भी ऐसी परंपरा मौजूद है और वह शायद इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने समझाया कि वैध विवाह कैसे करें और बच्चों की राष्ट्रीयता के मुद्दे को कैसे संभालें, तो स्थिति और अधिक जटिल हो जाती और कहानी का कोई अंत नहीं होता। अंततः उन्होंने कहा कि वह अब ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, लेकिन अगली बार जब मौका मिलेगा, तो वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ भारत जाकर उनसे जरूर मिलेंगे। उनके रिश्तेदार और दोस्त
लाचार होकर बोले, जब तक तुम खुश हो तब तक सब ठीक है। 1 महीने के भीतर राहुल शर्मा ने कुछ धन जुटाया और कुछ राहत सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और पाठ्य पुस्तकें भी लेकर रूस लौट आए। रूस लौटने के बाद उन्होंने अपनी कार चलाई और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर झटके खाते हुए विशिन्या गांव वापस आए। उनकी चारों पत्नियां और बच्चे इकट्ठा हुए और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। तुम वापस आ गई। ग्रामीणों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल शर्मा ने आश्चर्य से देखा कि अन्ना का पेट फिर से बड़ा हो गया था। मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। उनकी पत्नी खुशी से मुस्कुराईं। राहुल शर्मा ने फिर से जीवन की महानता महसूस की। ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पूरी तरह से जड़ें जमाने का फैसला कर लिया था और साइबेरियाई जंगल में एक पति बन गए थे। उन्होंने भारत में अपनी कुछ संपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करने और यहाँ निवेश करने या गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कहा। राहत संगठनों के साथ कुछ परियोजनाओं पर काम करने का फैसला किया। बुजुर्गों ने कहा कि अगर राहुल शर्मा नहीं होते तो वे शायद अभी भी दुनिया से कटे हुए गरीबी में जीवन जी रहे होते। वे उनके बहुत आभारी थे। पत्नियों ने भी कहा, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें और हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े होने पर भी हम एक साथ धीरे-धीरे बूढ़े हों। राहुल शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, हालांकि भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा। उनकी पत्नियां अलग-अलग भावों से मुस्कुराईं। लोग इस दृश्य की तुलना एक बगीचे के केंद्र से करते थे, जहां विभिन्न रंगों के फूल खिले हुए थे। तब से कई साल बीत चुके हैं। विशिन्या गांव में और बच्चे पैदा हुए। संचार और संचार नेटवर्क के माध्यम से गांव का और विकास हुआ। राहुल शर्मा और उनकी चारों पत्नियों के कुल मिलाकर 6 बच्चे हुए। वे एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले एक उभरते हुए मिश्रित जातीय समूह बन रहे थे। यहाँ कोई शुद्ध भारतीय राष्ट्र नहीं था, लेकिन रूसी साइबेरियाई परंपरा और भारतीय रक्त का मिश्रण हो रहा था, जिससे एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान बन रही थी। कभी-कभी कुछ पर्यटक या वृत्तचित्र फिल्म निर्माता इस गांव में आते थे और वे उत्सुकता से पूछते थे कि ऐसा परिवार कैसे मौजूद है। राहुल शर्मा मुस्कुराते हुए कहते, साइबेरिया के जंगल में हम बस स्वाभाविक रूप से रहते हैं। भले ही यह कानूनी रूप से अनुमत नहीं है, लेकिन हम गांव की परंपराओं का सम्मान करते हैं। हम प्यार से कसकर बंधे हुए हैं और बच्चे स्वस्थ रूप से बढ़ रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। चारों पत्नियां, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा व्यक्तित्व और आकर्षण था, उन्होंने बच्चों के पालन पोषण और गांव के निर्माण के काम में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। स्वेतलाना अभी भी खुशी से गाती थीं। एकातेरिना व्यावहारिक मामलों को संभालती थीं। अन्ना अपने साहसी और भावुक व्यक्तित्व के साथ गांव के त्योहारों और समारोहों के लिए जिम्मेदार थीं, जबकि मारिया ने अपने अकादमिक ज्ञान का उपयोग करके एक मिनी स्कूल शुरू किया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थीं। राहुल शर्मा एक पति-पिता और गांव के छोटे नेता के रूप में सक्रिय रूप से जीवन जी रहे थे। लोग कभी-कभी राहुल शर्मा से पूछते, क्या तुम खुश हो? राहुल शर्मा जवाब देते, हाँ, अविश्वसनीय रूप से खुश। जब वह भारत में अपने अकेले दिनों को याद करते थे, तो यह सोचना कि वह अब बच्चों की खुशहाल हंसी और पत्नियों की चमकदार मुस्कान से घिरे हुए हैं, एक सपने जैसा लगता था। हालांकि इस प्रकार के परिवार को पारंपरिक संस्थानों द्वारा स्वीकार करना मुश्किल है। साइबेरिया के जंगल में यह सबसे प्राकृतिक और शांतिपूर्ण जीवन है।
इस प्रकार रूस के पूर्वी कोने में स्थित विशिन्या गांव एक भारतीय पुरुष और 4 सुंदर रूसी बहनों द्वारा बनाए गए एक नए परिवार की एक पौराणिक कहानी बन गया। चाहे बर्फीली सर्दियों में हो या छोटी गर्मियों में, चाहे भीषण ठंड और मच्छरों का प्रकोप हो, वे वफादारी से जीते रहे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे और एक उभरते हुए मिश्रित जातीय समूह के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते रहे। जीवन अप्रत्याशित है ना उनकी कहानी इसका एक आदर्श प्रमाण है। जैसा कि उन्होंने अपनी नोटबुक के एक कोने में लिखा था, जिस रोमांच की मुझे हमेशा चाहत थी, वह मेरे पास एक पूरी तरह से अलग तरीके से आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साइबेरिया के एक दूरस्थ गांव में 4 पत्नियों और 4 बच्चों के साथ रहूंगा। लेकिन अगर यही मेरी नियति है, तो मैं इसे खुशी-खुशी स्वीकार करूंगा। ध्रुवीय ठंडी हवा में, प्यार के वादों में एक गर्मजोशी भरे परिवार में मैं अविश्वसनीय रूप से खुश और धन्य महसूस करता हूँ। यह वाक्य हमेशा साइबेरिया के आकाश के नीचे गूंजता रहता है, मानो यही अंतिम निष्कर्ष हो। आज की रोमांचक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।